हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को लेकर के आगे बढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है मौर्यकाल। मौर्यकाल की शुरुआत बेसिकली आपको यदि देखा जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद होती है। इसके बीच में एक डायनेस्टी थी जो उसको हम हर्यक वंश कहते थे, हर्यंका डायनेस्टी होती थी। उसको हमने पीछे पढ़ा था लेकिन काफ़ी कम मात्रा में पढ़ाई की थी, पूरा उसको नहीं देखा था। ठीक है, तो हर्यक वंश को मैं एक अलग क्लास में लेकर के आऊँगा और आपको बताने का प्रयास करूँगा कि हर्यक वंश में कौन कौन से जो है शासक हुए, क्या क्या किए। इससे पूर्व हम यहाँ पर देखेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल से ही जो है हमारी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशंस जो होते हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है टॉपिक्स वाइज जो हैं जो पर्टिकुलर बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स जो हैं ये सेट की हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी मैं अगर इतिहास को सीक्वेंस लेकर के चलूँगा तो इसके लिए मैंने एक अलग नोट्स है, मैं उसको लेकर के आऊँगा, तो वहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। अभी आप मौर्य काल ही देखिए। तो मौर्य काल बेसिकली ये जानकारी किसके स्रोत जो होते हैं, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, चाणक्य का एक राजनीतिक विषय था और केंद्र भी यही था, और यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। विदेश नीति, मंडल सिद्धांत और एक राज्य पड़ोसी उसका स्वाभाविक रूप से रहेगा। चाहे आप, एक कहावत है कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, उसी प्रकार एक राज्य का पड़ोसी उसका स्वाभाविक शत्रु होता है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है किसके, तो ये चाणक्य कौटिल्य के में मंडल सिद्धांत में। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य मौर्यकालीन शासक चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। इसने राजनीतिक विषय को केंद्र में रखकर अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। एक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, वो दूसरी चीज़ है एडम स्मिथ वाली, लेकिन ये जो है राजनीतिक विज्ञान है, जिसमें चक्रवर्ती राज्य एवं राजा की अवधारणा का उल्लेख है। इसमें व्यापक तौर पर कर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली तथा आर्थिक सामाजिक विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ठीक है, कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा का सुख में ही राजा का सुख होना चाहिए और इस तरह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की जा सकती है। उसने सेना में सभी वर्णों के लोगों को शामिल करने के लिए बात कही है। ठीक है, कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत के आधार पर विदेश नीति की चर्चा की है। ठीक है, इसमें 18 मंडल भी हैं, तो इसमें एक मंडल सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि विदेश नीति के बारे में बताया है, जिसके तहत बताया गया है कि राज्य का पड़ोसी स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है। इस तरह कौटिल्य ने यथार्थवादी राजनीतिक और शक्ति संतुलन की अवधारणा पर प्रतिपादित की है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के विदेश नीति में मंडल सिद्धांत के समावेश दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में आप यदि देखेंगे तो ये चीज़ बताया गया है कि लुक ईस्ट पॉलिसी या लुक वेस्ट पॉलिसी में जो है पड़ोसी को पहले देखा जाता है वहाँ पर। तो वर्तमान समय में भारत स्थिति पर लेकर के आगे बढ़ रहा है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों की चर्चा की, जिसमें राजा केंद्र में रखा जाता है। उसने राजा के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों को उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में किसी मौर्य शासक का नाम नहीं मिलता है। इसी तरह इसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन परिषद और सैनिक परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पर आप मोटी मोटा देख लीजिए, जब मैं लेकर के आऊँगा तो 18 जो मंडल है चाणक्य जी के, उसके भी हम चर्चा करेंगे और उसके लिए अलग एक नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मेगास्थनीज का विवरण क्या है, तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज भारत की भौगोलिक स्थिति, नगर प्रशासन एवं सैनिक प्रशासन परिषद का उल्लेख किया है। पाटलिपुत्र नगर का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को बेसिकली उदयन ने बसाया था। उदयन कौन है, हम चर्चा करेंगे आगे। अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, वो भी पितृहंता में आया था। तो पाटलिपुत्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। मेगास्थनीज ने उत्तरापथ मार्ग का वर्णन किया है। ताम्रलिप्ति से तक्षशिला तक जाता है, यह व्यापार का प्रमुख मार्ग है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारतीय हेराक्लिस विष्णु और डायनोसियस शिव की पूजा की जाती थी, करते थे लोग। मतलब भगवान श्री कृष्ण को हेराक्लिस कहा है और भगवान शिव को जो है उन्होंने डायनोसियस कहा है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, अकाल नहीं पड़ता है, भारतीय लेखन प्रणाली से परिचित नहीं थे और अंतर्जातीय विवाह नहीं होते थे तथा भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था। ठीक है, जिसमें दार्शनिक,
किसान, पशुपालक, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ये लोग थे। तो दार्शनिक दर्शन करने वाला मतलब जो घूम घूम करके इधर उधर देखता था। अथातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा एक हिंदी में काव्य है राहुल कृत्यायन का, उसमें देखिए। तो दार्शनिक उसको आप वहाँ से जोड़ लीजिए। किसान, तो हमारा भारत में पहले से ही किसान रहते थे, तो किसान रहेंगे ही रहेंगे। किसान है तो पशुपालन करेगा ही, कृषि से जुड़ा पशुपालन है तो पशुपालन करेगा ही। भाई पशुपालन करेगा तो यहाँ पर बढ़ई और शिल्पी भी होंगे, ठीक है। रक्षा के लिए सैनिक भी होंगे और जांच करने के लिए इसके निरीक्षक भी होंगे, और सभासद जिसे अमात्य बोला जाता था वो भी थे, ठीक है। मेगस्थनीज का यह सामाजिक वर्णन है। और इसको भ्रामक बताया गया है। वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगौरा एवं महास्थान अभिलेख से पता चलता है कि अकाल के दौरान राज्य की सहायता दी जाती थी। तो इन्होंने बताया कि अकाल नहीं पड़ता है, तो यहाँ से भ्रामक स्थिति दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो सोहगौरा का उल्लेख जो है, सोहगौरा में जो बताया गया है वहाँ पर सेलुकस मेगस्थनीज की जो बात कही गई है, सेलुकस निकेटर का राजदूत, वह बात झूठी हो जाती है। मेगस्थनीज की इंडिका अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि परिवर्ती काल के लेखकों प्लूटार्क और एरियन, ठीक है, की विवरण पर आधारित है। मतलब जो इंडिका मेगस्थनीज ने लिखा था वो तो सही रूप से पता नहीं चला है। ये प्लूटार्क जो लेखक थे और एरियन लेखक थे, इन्होंने बताया है कि मेगस्थनीज ने यही चीज़ लिखा है, ठीक है। मौर्यकाल के पुरातात्विक स्रोत, तो मौर्यकालीन जो पुरातात्विक स्रोत है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभिलेख का महत्व देखते हैं। अभिलेख होता क्या था, तो लिखी हुई कई बातें अभिलेख में लिखी जाती थी। जो अभिलेखों की भाषा जो है शिक्षा का पता चलता है, यहाँ से शिक्षित थे। साम्राज्य विस्तार होता था। उसके बाद काल का निर्धारण भी किया गया है, इतिहास के पुनर्निर्माण में उपयोगी भी है। अशोक के अभिलेख को देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अशोक का अभिलेख तो यहाँ पर देखा जाएगा। अशोक का अभिलेख जो है 3 प्रकार का अभिलेख होता था। एक होता था बृहत शिलालेख, एक लघु शिलालेख और एक गुफा अभिलेख, ठीक है। तो 14 बृहत शिलालेख मिले हैं, कुछ लघु शिलालेख मिले हैं और गुफा शिलालेख मिले हैं। राजकीय घोषणाएं जो हैं ये बृहत शिलालेखों में लिखी जाती थी। लघु शिलालेख में अशोक के जीवन और व्यक्तिगत अवस्थाओं का पता चलता है, और गुफा अभिलेख में बराबर की गुफाएं अभिलेख है, आजीवक संप्रदाय के बारे में उल्लेखित की गई है, ठीक है। यहाँ पर जो बराबर की गुफाएं हैं उसमें इनके पुत्र दशरथ ने भी कुछ गुफाएं बनवाई हैं, तो वहाँ पर भी चर्चाएं होती हैं, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान देने का उल्लेख जो है बराबर गुफाओं में दी जाती है, अर्थात अशोक की धार्मिक उदारता का पता चलता है यहाँ पर, ठीक है। 13वां शिलालेख जो है वो कलिंग युद्ध से संबंधित है। पैसे पहले में पशुबल की निंदा की गई है, तो इसी से हैं। राजा स्वामी जो पहले होता था वो पिता होने लगा, और जनता पहले जो सेवक होती थी अब वो पुत्र होने लगी। पिता और पुत्र का संबंध यहाँ पर दिखाई देता है। समस्त प्रजा मेरी संतान है, ऐसा 13वें शिलालेख में बात कही गई है। धौली एक स्थान है, ये यहाँ पर आपका उड़ीसा वाले रीजन में जो कलिंग नरेश खाड़बे वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये चीज़ बताया गया है। धौली और जौगढ़ में कलिंग के अभिलेख में अतिरिक्त कलिंग अभिलेख यहाँ पर भी है। देखिए मैंने यहाँ पर बताया था आपको। यहाँ पर कर जो थी बलि थी जो स्वैच्छिक थी, भाग जो था ये भू राजस्व कर था, ठीक है। बलि जो थी वो स्वैच्छिक कर थी, अपनी इच्छा से आप दे सकते हो। भाग जो था एक भू राजस्व कर था, ठीक है। पहले 1/6 था, बाद में 1/8 हो गया। लेकिन एक चीज़ और है कि मेगस्थनीज ने जो है यहाँ पर बताया है कि 1/4 लिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर भी एक अपवाद है, तो सभी में 1/6 हर जगह दिया गया है, ठीक है। लेकिन मेगस्थनीज ने 1/4 दे दिया है, बाकी 1/8 तो बाद में हो ही गया था। उपज का अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में थी। इसके लिए एक ट्रिक है, ABGK। क्या है ये? अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक, ठीक है। ABGK याद हो गया, ABGK याद कर लीजिए। तो अभिलेख में ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक है और अरमाइक है। अशोक के अभिलेख लिपियों से मिलते हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा और उसमें देवनाम प्रिय उपाधि मिली हुई थी, ठीक है। अभी कौन सा अभिलेख था, तो ये मास्की अभिलेख था, ठीक है। मास्की अभिलेख में देवनाम प्रिय
की चर्चा मिलती है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित स्थान, एक सेकंड रुक जाइए, निम्नलिखित स्थानों पर लिखे गए अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। मास्की में, गुर्जरा में, नेट्टूर में और उडेगोलम में। इसको उडेगोलम भी कह सकते हैं आप, उडेगोलम में, ठीक है। तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उडेगोलम में इनका नाम अशोक मिलता है। और देवनामप्रिय जो है ये जेम्स प्रिंसेप ने जो ढूंढा था वहाँ पर मिलता है। कहीं कहीं मैंने एक स्थान पर पढ़ा था कि गुर्जरा या मास्की में जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, लेकिन ये बात यहाँ के जो नोट्स है इससे तय नहीं होती है, क्योंकि अगर यहाँ होती तो यहाँ पर देवनामप्रिय होता, ना कि अशोक होता, इसलिए वहाँ पर मैंने हो सकता है गलत पढ़ लिया हो। तो आप यही चीज़ सही मानिए, जो कि जो है देवनामप्रिय जो है सबसे पहला अभिलेख जो है 1837 में किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और उस कौन सा अभिलेख पढ़ा था मैं कल लेकर के इसके बारे में आपको बताऊँगा। बाकी ये जहाँ पर इनके अशोक नाम मिलता है अभिलेखों में, वहाँ गुर्जरा है, मास्की है, नेट्टूर है और उडेगोलम है, ठीक है। दूसरा, अशोक के अलावा मौर्य शासक दशरथ ने भी देवनामप्रिय की उपाधि ली थी। तो साथ ही श्रीलंका के शासक तिस्स ने भी देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी। तो कई लोग जो है देवनामप्रिय की उपाधि धारण किए थे। तो दशरथ इनका पुत्र था, वो भी देवनामप्रिय उपाधि धारण किया था, और तिस्स भी था जो देवनामप्रिय उपाधि धारण किया था। अशोक का 14वां बृहद शिलालेख, 14 बृहद शिलालेख जो 14 ठे हैं, उसमें अशोक ने पत्थरों पर लेख लिखवाने की परंपरा ईरानी शासक डेरियस फर्स्ट, दारा फर्स्ट से सीखी है। पहला ईरानी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, प्राप्त की है। और अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में मिलते हैं। इसमें राज की घोषणाएँ शामिल हैं, ठीक है। प्रथम बृहद शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है। अब यहाँ पर देखिए 14 बृहद शिलालेखों की हम चर्चा करेंगे। दूसरे में द्वितीय शिलालेखों में मनुष्य एवं पशुओं दोनों के लिए चिकित्सालय की स्थापना की गई है। तो पहला पशुबलि की निंदा की गई है, दूसरा पशु और मनुष्यों के लिए दोनों के लिए चिकित्सालय बनवाया गया है। इसी में अशोक ने अपने दक्षिण के सीमावर्ती राज्यों में, दक्षिण के सीमावर्ती राज्यों में चोल, पांड्य और सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका का उल्लेख मिला है, ठीक है। दूसरे शिलालेख में सत्यपुत्र, चोल, पांड्य और केरल पुत्र आदि की। तो चोल, चेर और पांड्य तीनों हो जाएंगे, जो कि चेर वाला जो है रीजन वहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। वहाँ पर केरल पुत्र कर दिए हैं, बस वही है। तो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका का उल्लेख दूसरे शिलालेख में मिलता है। पहला पशुबल की निंदा, दूसरा पशुओं और मनुष्यों के लिए चिकित्सालय, प्लस चोल, चेर और सत्यपुत्र, केरल पुत्र के लिए जो केरल पुत्र की चर्चा की गई है। तृतीय शिलालेख में क्या है? तो तृतीय शिलालेख में युक्त, रज्जुक, एक युक्त हुआ करते थे, रज्जुक और प्रादेशिक नामक के अधिकारी की नियुक्ति की गई है। शिलालेखों को देख रेख करने के लिए, उनको लगवाने के लिए, उनकी नियुक्ति करने के लिए दो प्रकार के अधिकारी बनाए गए थे, एक रज्जुक थे और एक प्रादेशिक थे, ठीक है। रज्जुक और प्रादेशिक, ये तीसरे शिलालेख में इनकी चर्चा मिलती है। चतुर्थ शिलालेख में ब्राह्मणों एवं श्रमणों के सम्मान की बात कही गई है। तो यहाँ पर ब्राह्मणों और श्रमण का मतलब होता है साधु सन्यासी जो बौद्धिज़्म से संबंधित थे उनकी, और ब्राह्मण वो भी साधु सन्यासी में आते थे, तो उनकी जो है सम्मान की बात कही गई। तो पहले में पशुबल की निंदा की गई है, निषेध किया गया। दूसरे दोनों के पशु और मनुष्यों के लिए चिकित्सालय किया गया है। तीसरे में रज्जुक और प्रादेशिक नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। और चौथे में ब्राह्मणों और श्रमणों को के सम्मान की बात की गई है। प्लस दूसरे में पांड्य और चोल, केरल पुत्र, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी की चर्चा भी की गई है, ठीक है। पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो तीसरे में जो है रज्जुक और प्रादेशिक की नियुक्ति की गई है। तो पाँचवें में तीन पाँच याद कर लिए कि 3-5 अशोक जी ने 3-5 किया था। तो तीसवें में कौन, तीसरे वाले में कौन है? प्रादेशिक और रज्जुक। और पाँचवें में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जो कि धम्म का प्रचार करेंगे। धम्म से जो नहीं चलेगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। छठे शिलालेख में क्या है? तो छठे शिलालेख में सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है, प्रत्येक समय चाहे मैं भोजन करता रहूं, शयन कक्ष में रहूं या उद्यान में रहूं, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा
के संबंध में सूचना दे सकते हैं। मतलब प्रजा के लोक हितवाद की विचारधारा को लेकर के अनुसरित किया गया है। यहाँ पर ऐसे राजा और ऐसे लोग जहाँ पर होंगे उस राष्ट्र का कल्याण और उस राष्ट्र का क्षेत्र बढ़ना स्वाभाविक है और बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि छठे शिलालेख में आपको दिखाई पड़ती हैं कि सर्वलोक हितवाद मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। मैं चाहे जिस दशा में रहूं, मेरे जो चाहे धर्म महामात्र हों, चाहे रज्जुक हों, चाहे प्रादेशिक हों, मुझे सूचना देते रहेंगे। ठीक है, रज्जुक और प्रादेशिक तीसरे में, और उसके बाद पाँचवें में कौन सा है? पाँचवें में आपके धर्म महामात्र हैं, 3-5। आई होप ये याद हुआ होगा, क्योंकि याद करना जरूरी है, आपके माइंड में सेट होना जरूरी है। अगर माइंड में सेट हो गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। किताबों में आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, भूल जाएंगे। उसके बाद देखिए 7वें और 12वें शिलालेख में धार्मिक उदारता का उल्लेख मिलता है। अभी इससे कुछ छठे में कहा गया कि मैं चाहे जिस दशा में रहूं, लोक कल्याणकारी और सर्वहितवाद मेरा मूल उद्देश्य है। ठीक है, मैं चाहे जिस दशा में रहूं। तीसरे लेख में शिलालेख में वर्णित रज्जुक और प्रादेशिक, और 5वें में धर्म महामात्र मुझे हर बात की सूचना देते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें 7वें और 12वें में कह रहे हैं कि मुझे जो है इसमें कह रहे हैं धार्मिक उदारता का उल्लेख मिलता है, और जहाँ कहा गया है कि मैं सभी धर्मों के प्रति समान भाव और सभी मतों को सुनूंगा। मतलब कहने का मतलब धर्मनिरपेक्षवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि वर्तमान भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान पूछ सकता है अगर कोई क्वेश्चन में कि वर्तमान समय का जो भारतीय संविधान आपका दृष्टिगोचर है वह किस महान शासक के भावों को और शिलालेखों को लेकर के जो है आगे बढ़ रहा है, या किस शिलालेख में वर्णित है। तो आप बताएंगे कि 7वें और 12वें शिलालेख में ये चीज़ वर्णित है। ठीक है, 8वां शिलालेख। 8वें शिलालेख में अशोक ने लिखा है कि उसने शिकार करना छोड़ दिया है और अब वह धम्म यात्रा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है शिकार जैसी गतिविधि और जीवों की हत्या, जो पहला और 8वां आप इसको रिलेशन करके आप पढ़ सकते हैं। याद करने का तरीका है कि जहाँ पर शिकार जैसी गतिविधियाँ हैं, पशुओं की शिकार, जैसे 1, 2 और 8 एक साथ तैयार कर लीजिए। तो अलग अलग तैयार करेंगे तो याद हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 9th वाले में 9वें शिलालेख में जन्म, विवाह जैसे सामाजिक समारोह पर होने वाले अपव्यय की निंदा की गई है। ये बहुत ज़रूरी है वर्तमान समय के परिवेश में। आज समय में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे CM महोदय द्वारा जो है विवाह करा दिया जा रहा है कितने लोगों का। ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है कि कम से कम जो अपव्यय है धन का वो तो बच रहा है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं और ये चीज़ें होनी चाहिए समाज में। उसके बाद देखिए 10वें अभिलेख में यश और कीर्ति की परवाह किए बिना, ठीक है, यश और कीर्ति की परवाह किए बिना कार्य करने पर बल दिया जाता है। मतलब ये बात आप समझिए कि मैं अगर बड़ा आदमी हूँ तो मैं चाय नहीं बेचूंगा। ये चीज़ छोड़ करके अपना आप काम करिए जिससे कि आप जो है अपना जीवन यापन कर पाएँ। ठीक है, 10वें शिलालेख में इसका वर्णन है। ठीक है, उसके बाद 12वें शिलालेख में महामात्र, इतिचिक महामात्र या स्त्री अध्यक्ष महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए भी एक धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई है, जो कि स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, स्त्रियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 13वें शिलालेख में सर्वाधिक लंबा शिलालेख है और इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और इसमें 5 विदेशी राज्य और उनके शासकों का नाम वर्णित है। तो साथ ही चोल पांड्य का भी नाम उल्लेखित है। 8वीं जातियों के अनुशासन में रहने की बात कही गई है। ठीक है, 8वीं शासक जो है वहाँ पर अनुशासन में रहने की बात कही गई है कि और ऐसा न करने पर उन्हें दंडित करने की चेतावनी भी दी गई है कि मैं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है कि मतलब बात ये थी कि 8वीं शासक जो थे वो बार बार अशोक के सुधर जाने के बाद भी जो है वो हमला कर रहे थे। तो अशोक ने कहा था कि वही खून है, वही मर्दानगी है, अगर गर्दन पीछे घुमाया तो तेरा धड़ सर से अगर अलग कर दूंगा। ठीक है, यही कहा था, वही अशोक हूँ मैं। उसके बाद अतिरिक्त कलिंग शिलालेख धौली, जौगढ़ और अभिलेख में इसमें लिखा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। ठीक है, ये बातें कही गई है इसमें। तो ये चीज़ें हैं जो कि शिलालेखों में, जो 14 बड़े शिलालेख हैं उसमें मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए लघु शिलालेख जो है क्या है इसमें कहा गया है। तो लघु शिलालेख में इसमें अशोक ने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों का पता चलता है। ये निम्नलिखित है, जैसे रुम्मिनदेही अभिलेख लुम्बिनी में है, इस लघु शिलालेख हैं। अशोक बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी गया
और उसमें वहाँ धार्मिक बलि को माफ़ कर दिया गया। ठीक है, मतलब जब अशोक वहाँ लुम्बिनी गए थे, रुम्बिनी देवलेख में चीज़ लिखा गया है कि जब अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में गए तो वहाँ पर जो धार्मिक कर बलि था जो कि स्वैच्छिक था को माफ़ कर दिया और भू राजस्व कर को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया गया। रुम्बिनी देवलेख में बात की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए उदारपंथ की सबसे बड़ी व्यवस्था है। अब जैसे पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि किस अभिलेख में यह वर्णित है कि बलि कर को स्वैच्छिक कर दिया गया और भू राजस्व की दर जो 1/6 थी उसको 1/8 कर दिया गया, तो रुम्बिनी अभिलेख में। और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे एग्जामिनेशन जैसे यूपी PCS के, यूपी SSC के जो छोटे मोटे जो पद हैं उस पर अगर पूछा जाता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि भू राजस्व की दर 1/6 से 1/8 किस अभिलेख में किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ पूछा जाता है। या पूछ लेते हैं कि किस अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म बोधगया में हुआ था, पूछ सकते हैं वहाँ पर भी, तो रुम्बिनी अभिलेख है। ठीक है, अभिलेख भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मौर्यकालीन करारोपण पर प्रकाश डालता है। उसके बाद निगाली सागर अभिलेख, यह नेपाल की तराई में स्थित है। इससे पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही की यात्रा और यहाँ कनक मुनि के स्तूप का आकार का दुगना करवाया था। ठीक है, कनक मुनि एक थे, उनकी स्तूप के आकार को दुगना करवा दिया था अशोक ने। ठीक है, उसके बाद भब्रू अभिलेख। भब्रू अभिलेख, इसमें अशोक ने लिखा है कि मैं बुद्ध धम्म संघ की में आस्था रखता हूँ। अर्थात इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध था। ठीक है, तो भब्रू अभिलेख से पता चलता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौशाम्बी का अभिलेख क्या है? इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। इसमें अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को कड़ी चेतावनी दी। इसी में अशोक की रानी करुआकी एवं पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए बराबर पहाड़ी अभिलेख। इस गुफा पहाड़ी पर अशोक ने सुदामा एवं कर्ण चौपर गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, और आजीविक संप्रदाय के लोगों को दान कर दिया था। अब इसमें देखिए कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी और चौपर। कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी और चौपर। तो कर्ण और चौपर जो है, सुदामा, कर्ण और चौपर इन्होंने बनवाया था, बल्कि विश्व झोपड़ी जो है इनके बेटे दशरथ ने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ भी जानकारी मिलती है। अब अशोक के धर्म। अशोक के धर्म क्या हैं? तो धर्म संस्कृत भाषा में, धम्म प्राकृत भाषा में होते हैं। ठीक है, अशोक, अकबर, गांधी, धम्म मानवीय गुणों का पालन करना। चलिए आगे देखेंगे इसके बारे में। उपसिन्यो बहुकयाने दया दाने साचे सोचये माधवे साधवे चा। उपासनिवे, उपासन माने उपाप से रहित। ठीक है, बहुकयाने, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना। दया दाने, सचे, सत्य बोलना। सोचे, सुचिता मतलब पवित्र। माधवे, मृदुता और साधवे, सदुता। अब ये चीज़ कहीं पर लिखी गई, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्रोध, प्रचंडता, घमंड, ईर्ष्या, निष्ठुरता त्याग करना चाहिए। ये सब चीज़ें बताई गई है। साम्राज्य का नियंत्रण जो होगा ये बल, तलवार से, सृजनात्मक नीति से, धम्म के माध्यम से। देखिए साम्राज्य पर नियंत्रण दो प्रकार से किया जाता है, एक तलवार से कर सकते हैं या तो आप सृजनात्मक नीतियों से कर सकते हैं। ठीक है, धम्म के उद्देश्य क्या हैं? तो धम्म के उद्देश्य क्या है? तो एक विशाल साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाली बहुभाषा या भाषी धर्म जाति की जनसंख्या को एक सूत्र में बांधने रखने, और अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। इस तरह धम्म शासकीय आवश्यकताओं से प्रेरित था। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ निकला। धम्म के मूल तत्व क्या हैं? तो उपासनवे बहुकयाने दया, जो ऊपर लिखा गया है धर्म के मूल तत्व के बारे में बताएगा। जैसे यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण जो संस्कृत में लिखे गए हैं, धृति, क्षमा, दमुस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशगम, धर्म लक्षणम। उसी प्रकार इसमें पहले में कहा गया कि उपासनवे, ठीक है, बहुकयाने दया, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है,
जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना चाहिए। क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, निष्ठुरता, प्रचंडता का त्याग करना चाहिए। सहनशीलता, उदारता, मितव्ययिता पर बल देना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें कही गई हैं। तो धर्म के 5 लक्षण हैं, धर्म के 5 मूल तत्व हैं और हिंदू धर्म में 10 हैं। उसके बाद धम्म का स्वरूप, अशोक का कोई धम्म कोई धर्म नहीं है, वस्तुतः इसकी कोई पवित्र पुस्तक, पवित्र स्थान, देवता, पुरोहित वर्ग नहीं था। यह तो विभिन्न धर्मों में कही गई बातों का सारत्व है। यह सामाजिक आचार संहिता है और यह बौद्ध धर्म का प्राय है। देखिए, कहीं ना कहीं अशोक इस बात को समझ गया था कि यदि मैं कोई चीज़ लिख दूंगा या कोई चीज़ बोल दूंगा तो मेरे धर्म को ही जो है ये धर्म बना करके फिर इसका व्यापार स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि यही चीज़ महात्मा बुद्ध के साथ भी हुआ था, पुरोहितवाद के साथ भी हुआ था, जैनिज़्म के साथ भी हुआ था। तो इसको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था। यही कारण था कि इसने कोई भी जो है सारी चीज़ें अपने नाम से लिखवाई और अपनी सारी बातों को लिखवाई, जिससे कोई इसको परिवर्तित न कर पाए। तो बहुत हाई लेवल की बुद्धि का यहाँ पर प्रयोग किया गया। यहाँ आप समझने का प्रयास करिए कि क्या चीज़ कहा है कि इसको कोई परिवर्तित भी न कर पाए। भाई पत्थर कौन तोड़ पाएगा, उसमें कौन अपने मन से लिख पाएगा। तो जो चीज़ लिखा उसने सही लिखा। ठीक है, यह बौद्ध धर्म का प्रतीक नहीं है। अब इसको बौद्ध धर्म भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत जैसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और निर्वाण का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ आपको दिखाई पड़ती है। एक सेकेंड। धम्म का प्रसार, अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ये कहाँ पर है? 5वें शिलालेख में। 3-5 वाला आंकड़ा मैंने बताया था, रज्जुक और प्रादेशिक और धम्म महामात्र 5। तो ये चीज़ यहाँ पर काम आ गई है। अशोक ने विभिन्न क्षेत्रों में धम्म दूत भेजे। इसके क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा तथा साथ में धर्म लिपि के तहत अभिलेखों पर अपने लेख अंकित करवाए। ठीक है, अब मौर्य की विशेषताएँ देखते हैं। तो मौर्य शासन लोक कल्याणकारी समाज की अवधारणा पर आधारित है। मौर्य शासकों ने दैवीय पद का दावा नहीं किया। तो सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है। कौटिल्य ने कहा है कि जिस तरह रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, उस के बिना नहीं चल सकता, उसी तरह राज्य केवल राजा से नहीं चल सकता है। उसके लिए आपको सारी चीज़ें लेकर के चलनी पड़ेगी। मंत्री, विधायक, वहाँ के जैसे आप कोई भी चीज़ देख लीजिए वर्तमान समय में, पुलिस व्यवस्था, सारी चीज़ें बिना आप एक पहिए से नहीं चला पाएंगे। इंजन तो कोई और होगा, उसका ब्रेन कोई और होगा, हाथ पाँव कोई और होगा। बस वही चीज़ है। राज्य को चलाने के लिए एक बड़ी मंत्रिपरिषद होनी चाहिए और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक छोटी आंतरिक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। एक किचन कैबिनेट है, हमारे यहाँ होता है, एक कैबिनेट होता है। तो वही चीज़ बता रहे हैं, जिसमें वर्तमान में हम कैबिनेट का नाम दे सकते हैं। एक किचन कैबिनेट भी है, वहाँ कुछ लोगों का ग्रुप है जो निर्णय लेते हैं, फिर बाद में वो कैबिनेट निर्णय लेती है। ठीक है, मौर्य शासक में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहते हैं। ठीक है, तो मौर्य शासन में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहते हैं। देखिए, अधिकांशतः आप देखिए चाणक्य की नीति को आज वर्तमान में चलाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। समाहर्ता, ये राजस्व एवं वित्त मंत्री थे। वर्तमान के जो वित्त मंत्री और राजस्व थे ये समाहर्ता थे। सन्निधाता जो थे ये कोषाध्यक्ष थे। और कर्मांतिक ये उद्योग मंत्री थे। वर्तमान में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल साहब में भी। कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। तो सन्निधाता को कोषाध्यक्ष बोला जाता था और समाहर्ता को जो है वित्त मंत्री बोला जाता था। ठीक, थोड़े हम विभिन्न अध्यक्ष देखते हैं। सीता अध्यक्ष ये कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ था। सीता एक भूमि होती थी, तो सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। पांड्या अध्यक्ष यह व्यापार या वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, या वांड्या अध्यक्ष इसको कहते हैं। पौतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष होता था। अकराध्यक्ष ये खानों का अध्ययन होता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग या टस्काल का अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सीता अध्यक्ष वाला है भाई। ठीक है, बाकी ये यहाँ पर माप तौल वाला भी और अकराध्यक्ष भी आप कह सकते हैं। समाहर्ता भी इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए कि राजस्व एवं वित्त मंत्री को कहते थे। सन्निधाता भी इम्पोर्टेंट है, कोषाध्यक्ष को कहते थे। ठीक है,
मौर्य शासन के दीवानी अदालत या धर्म स्त्री तथा फौजदारी अदालत को कंटक शोधन कहलाती थी। तो दीवानी अदालत को धर्म अदालत, धर्म स्तरीय तथा फौजदारी अदालत को कंटक शोधन कहते थे। न्याय व्यवस्था में मृत्युदंड प्रचलित था, किंतु सजा पाए व्यक्ति को पुनः अपील का अधिकार था। रज्जुक नामक अधिकारी न्यायिक कार्यों से जुड़ा था। तो मैंने आपको पहले बताया था तीसरे अभिलेख में रज्जुक और प्रादेशिक दो थे ना, तो न्यायिक अधिकारी कौन था? तो रज्जुक था। ठीक है, जैसे आप यहाँ का मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वैसे रज्जुक टाइप का था। और प्रादेशिक आपका जिला वाला होगा, वही डीएम साहब। गुप्तचर विभाग, कहीं कहीं मंडलाध्यक्ष को भी प्रादेशिक बोला जाता है, तो वहाँ पर देखेंगे गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख महामात्य स्पष्ट कहलाता था। मौर्य काल में गुप्तचर प्रणाली अत्यंत विकसित थी। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गूढ़ पुरुष। एक ही स्थान पर रहते हुए गुप्तचर का कार्य करने वाले संस्था कहलाते थे। एक ही स्थान पर, ठीक है, जबकि घूम घूम कर कार्य करने वाले को गुप्तचर या संचरा कहते थे। घूम घूम कर कार्य करने वाले को गुप्तचर या संचरा कहते थे। छठा, मौर्य काल में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। राज्य सिंचाई पर विशेष बल देता था। कृत्रिम संसाधनों में सिंचित भूमि आवेद मात्रक कहलाती थी। जो सिंचित भूमि थी कृत्रिम संसाधनों से, उसे आवेदव मात्रक कहते थे। जबकि वर्षाधीन कृषि भूमि को हम देव मात्रक कहते थे। तो अदेव मात्रक और देव मात्रक दो होती थी। जो देव मात्रा जब कर देते थे तो वो वर्षा देव जी ने दिया, भगवान ने दिया। अदेव मतलब जो हम लोग कर रहे हैं वो अदेव मात्रक है। अदेव मात्रक भूमि को सर्वोत्तम माना जाता था। जो हम लोग बना करके रखे हुए थे, जैसे टिब्बल से सिंचाई कर रहे हैं, नहरों से सिंचाई कर रहे हैं, उसे सर्वोत्तम भूमि माना जाता था। ये चीज़ कहना चाहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य था। सौराष्ट्र का, सौराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में, जिससे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है। सिंचाई वहाँ से सिंचाई की जाती थी। तो सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग नहीं, पुष्यगुप्त ने करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील सौराष्ट्र प्रांत में। ठीक है, और ये जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से में भी मिलती है, मुझे जो जानकारी अभी। मौर्य काल में राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। जो राज्य के अधीन भूमि थी उसको सीता कहा जाता था, और इसके अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, इस ज़मीन की देखरेख यही करते थे। अगर टैक्स लेना तो इसी पर लेते थे। मौर्य काल में सोने के सिक्के को निष्क या सुवर्ण कहते थे, तथा चांदी के सिक्कों को पण या करपासड़ कहते थे। तो चांदी के सिक्के को करसापड़ कहते थे या पण कहते थे, और सोने के सिक्के को निष्क या सुवर्ण कहते थे, तथा तांबे के सिक्के को माशक कहते थे। तो तांबा माशक था, और चांदी करसापड़ था या पण था, और निष्क जो था सोना था। ठीक है, और मौर्यकालीन जो सीता भूमि थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही स्टार्ट थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, मौर्यकालीन समाज में महिलाओं को प्रशासन में शामिल किया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों को मोक्ष या तलाक का अधिकार था। विधवा विवाह की अनुमति थी, और प्रवहण एक सामाजिक समारोह होता था। ठीक है, आग को राष्ट्रीय संकट माना जाता था, क्योंकि राजधानी में काष्ठ निर्मित भवन थे, और अतः नगर प्रशासन का मुख्य कार्य नगरों में आग को बचाना था। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो आप वहाँ पर देखे होंगे, उनका महल था वो किसमें था? तो लकड़ी का बना हुआ था। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। मेगस्थनीज ने शहर के प्रमुख अधिकारी के रूप में एस्टिनोमोई का उल्लेख किया है। तो सड़क निर्माण और सिंचाई कार्यों के लिए एग्रोनोमोई मतलब पीडब्ल्यूडी और सिंचाई डिपार्टमेंट आज भी देखिए एक साथ चलता है। सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स जो हैं, दोनों सड़क और सिंचाई लगभग आसे पास में वहाँ पर रहते हैं। तो एग्रोनोमोई उनको कहा जाता था, पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन को। ठीक है, बाकी आपका ये जो एस्टिनोमोई है ये शहर के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। वर्तमान में शहर के अधिकारी को आप नगर पंचायत रीजन में ईओ कह सकते हैं आप। तो ये चीज़ें हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनको बोला जाता है, ईओ को। ठीक है, मेगास्थनीज के शहर का प्रमुख अधिकारी एग्रोनोमोई। ठीक, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी।
अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। अब इस पुष्यमित्र शुंग के बारे में चलेंगे। प्रथम शासक है, ब्राह्मण शासक है, जिसने जो है अपना शासन चलाया और यहाँ से बौद्धिस्टों का इन्होंने कुछ न कुछ जो है पतन किया, क्योंकि बौद्धिस्ट जो थे ये काफ़ी हावी थे, चाहे वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे आपके फिर उनके पुत्र पुत्रियाँ हों, अंतिम बृहदत्त तक जो है आकर के जो है यहाँ पर ये चलते रहे। बाद में यहाँ से अब मौर्य उत्तर काल स्टार्ट होगा 200 BC से 300 BC AD के आसपास। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, हमारा कल का टॉपिक होगा। तो कैसी लगी क्लास आप कमेंट में बताइएगा, फिर हम कल से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।